हम लोगों ने दो एजेंडा आज के लिए तय किए हुए हैं पहले ही। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते क्या हैं, और दूसरा कि उनका रोशनी से क्या रिश्ता है है ना। तो ये दो चीज़ें हैं। तो पहले ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे हमने पहले ही दिन कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो उसको उसका जो उचित सम्मान है वो हमेशा मिलना चाहिए। ये नहीं कि खाली उसको एक गणित करने के सूत्र के रूप में लिया जाए। तो ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं F बराबर QE, ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा है। ओके, उसकी पहचान है ये। अगर चार्ज Q है और उस पर फोर्स लग रखा है और तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कितना है तो इस इक्वेशन से आप पता कर लीजिए कि कितना है। तो इस इक्वेशन को केवल अपने कैलकुलेशंस के टूल की तरह मत लीजिएगा। ये इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को बताता है। यही इसी से पहचानिएगा कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हाँ राइट, तो बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ और आप भी अपने बच्चों को ये चीज़ उसके दिमाग में डालने की कोशिश करो। टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल नहीं करती हैं ये काम। टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो फोर्स बताती हैं, चार्ज बताती हैं, और उसके बाद फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, वो गणित से बताती हैं। वो नहीं करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक स्वतंत्र एंटिटी है, उसमें अपने आप में एनर्जी है, उसमें अपने आप में मोमेंटम है, राइट। तो वो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का उचित स्थान है वो मिलना चाहिए। और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की जो परिभाषा है वो ये वही है। इसको भी एक गणित का इक्वेशन मत समझिएगा केवल, ये बताता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड वो भी उसी तरह एग्जिस्ट करता है, उसमें भी उसी तरह एनर्जी होती है, उसी तरह उसमें भी मोमेंटम होते हैं वगैरह वगैरह। अब आपसे एक सवाल हमारा है, एक बिंदु आवेश है Q1 और एक दूसरा बिंदु आवेश है Q2, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, और ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके, और प्रश्न है हमारा, फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ बाई Q1, बताइए। बताइए, एक्सप्रेशन बताइए। 1/4πε0 Q1 टाइम्स Q2 R स्क्वायर इन द डायरेक्शन R कैप। गलत। Q1 जो है वो Q2 पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। ओके, Q1 जो है वो Q2 पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। Q1 Q2 पर फोर्स लगाता ही नहीं है। Q1 का काम फोर्स लगाना है ही नहीं। ओके, वो उसको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है, और फोर्स लगाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पाता है कि अच्छा कोई आया, मुर्गा आया, फंसाओ कोई Q2 आया मेरे पास में, मेरे अंदर घुसा, तो तुरंत F बराबर QE चालू हो जाता है। ओके, ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है ये जरूर ध्यान रखिएगा कि Q1 क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 का इतना ही काम है, Q2 का भी यही काम है, हर एक चार्ज का यही काम है। कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। ओके, हर एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है।
तो Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इन R कैप डायरेक्शन। तो Q1 के कारण से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुए सब जगह, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने देखा कि अच्छा आया, लगा दो, तो उसने फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑन Q2 बाय द E फील्ड। वो इनका पूरा अधिकार है, अगर कोई भी चार्ज आ जाए तो उसका पूरा अधिकार है कितना फोर्स लगा दो। तो उसने अपने अधिकारों का प्रयोग कर लिया और तब अंत में ये जो निकल करके आया ये इतना ही आ गया जितना आपने वहाँ लिखा था। ओके, तो Q2 पर फोर्स उतना ही लग रहा है जितना आपने लिखा था, नो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन वो फोर्स जो है वो फील्ड के द्वारा लगाया गया है, न कि Q1 के द्वारा, है ना। तो किसी दूसरे के किए गए कार्य का श्रेय किसी तीसरे को नहीं मिलना चाहिए ना। हाँ, अब कूलम्ब्स लॉ का आप इंटरप्रेट कर लीजिए दोबारा। कूलम्ब्स लॉ के जमाने में अरे काहे के लिए उनको डिफेंड करने का इतना प्रयास कर रहे हो कूलम्ब को? ओके, कूलम्ब के प्रति मेरी श्रद्धा थोड़ी भी कम नहीं होने वाली है, राइट? क्योंकि कूलम्ब ने जो देखा वो लिखा, राइट? तो जो देखा उसको अगर आप देख करके और उसको आप लिख सकते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में, एक रूल के फॉर्म में, एक लॉ के फॉर्म में, तो उससे ज़्यादा क्या आप साइंटिस्ट से चाहते हो भाई? अब फैराडे ने कुछ और देख लिया, तो जो देख लिया उसका इक्वेशन लिखा, उन्होंने बनाया। तो कूलम्ब किस मामले में फैराडे से कम है? तो उनको जबरदस्ती डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं हमारे वेदों में जो लिखा है उसका ऐसे नहीं ऐसे अर्थ निकाल लो, वैसे नहीं वैसे अर्थ निकाल लो, सही है, उसको हम लगे पड़े हैं डिफेंड करने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है, वो उतने ही श्रद्धेय हैं हमारे लिए जितने कि फैराडे हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है चार्जेस के द्वारा, जो क्रिएट होता है, उसकी एक बहुत ख़ास बात है कि उसको अगर आप फील्ड में करते हैं तो द फील्ड लाइंस कर लीजिए, इसकी परिभाषा वगैरह में जाने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा कि फील्ड लाइंस आर आवर कंस्ट्रक्शंस। इन प्रिंसिपल यस, इन प्रिंसिपल यस, लेकिन अगर आप जानते हैं कि वो गलत है और फिर भी आप लिख रहे हैं तो अलाउड है। ओके अगर आप जानते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं है और फिर आप नहीं पहनते हैं तो वो अलाउड है, क्योंकि आपने सोच समझ करके नहीं पहना है। आपने उसकी कल्पना कर ली है, अच्छा यहाँ ठीक है, यहाँ पे हम रह सकते हैं बिना मास्क के, लेकिन अनजाने में आप जानते नहीं हैं और आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, वो अलाउड नहीं है। तो अगर उसके अर्थ आप जानते हैं तो उतना लंबा जाने का, इसने फील्ड बनाया, फील्ड ने वो किया, अगर आप जानते हैं तो उतना लंबा नहीं जाके शॉर्टकट मार दिया कि चलो इसके कारण से फील्ड बना, फील्ड के कारण से फोर्स मिला, अर्थात इसके कारण से इस पर इतना फोर्स लगा। ये अर्थ अगर आप इंटरप्रेट करते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन अनजाने में आप अगर कर रहे हैं तब गड़बड़ है, तब कहीं ना कहीं फंस जा सकते हैं, तब कहीं ना कहीं फंस जा सकते हैं। तो सिचुएशन के अनुसार अल्टीमेटली फोर्स का जो क्रिएशन हो रहा है वो डिपेंडेंट तो Q2 पे ही है, Q1 पे ही है। नहीं, अल्टीमेटली तो वो मुझ पर डिपेंडेंट है। मैंने Q1 को लाके वहां रखा था ना, तो मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं ना। ओके और मैंने लाके क्यों रखा वहां पे? मैंने क्यों रखा वहां पे? मैं एग्जिस्ट करता हूं इसलिए मैंने रखा। मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूं? अपने माता पिता के कारण से एग्जिस्ट करता हूं।
तो वो जो Q1 जो फोर्स Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है उसका तो मेरे माता पिता से संबंध है, उनके कारण से वो फोर्स लग रहा है। वो ना होते तो हम ना होते, हम ना होते तो Q1 को लाकर रखते नहीं, Q1 को लाकर रखते नहीं तो Q2 पर फोर्स लगता नहीं। तो आप पीछे मत जाओ, आप पीछे मत जाओ, आप बस वहां क्या हो रहा है उसके रूल्स है। Q2 पे फोर्स कौन लगा रहा है उसके रूल्स है। ओके अब जैसे हम कहते हैं फ्रिक्शन का फोर्स, इसने भैया फ्रिक्शन का फोर्स लगाया। अरे क्यों लगाया फ्रिक्शन का फोर्स? इसने इस पे क्या फ्रिक्शन का फोर्स अभी तो नहीं लगा रहा है, अभी तो नहीं लगा रहा है। हमने जब धक्का मारना शुरू किया तब लगाया ना उसने फ्रिक्शन, तो हमने लगाया, हमने मेरे कारण से लगा ना फ्रिक्शन का फोर्स। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि मैं फ्रिक्शन का फोर्स लगा रहा हूं, टेबल फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही है, यही बोलेंगे। क्यों? इसको जो फ्रिक्शन मिल रहा है वो टेबल से मिल रहा है। अब वो बात सही है कि अगर मैंने फोर्स न लगाया होता इसके ऊपर और इसको न खिसकाया होता तो टेबल ने भी न लगाया होता, और इसलिए उत्तरदायी तो मैं हूं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि इस नोटबुक पे टेबल के कारण फ्रिक्शन, हम ये नहीं कहते हैं कि इस पर हरीश वर्मा के कारण से फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। तो फील्ड लाइंस आप जानते ही है। तो द फील्ड ओरिजिनेट्स, लेकिन फील्ड लाइंस का ध्यान रखिएगा, फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वो मेरा मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि हाँ हमने एक लाइन खींची है, जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब ये गिरा, यहाँ से चौक गिरा जमीन पे, तो हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं x वर्सेस t, और x वर्सेस t जब हम प्लॉट करते हैं तो वो इस टाइप का, किस टाइप का आता है? अगर इसको जीरो कहते हैं, इसको पॉजिटिव कहते हैं, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। चौक को इससे कोई मतलब नहीं है, और इस शक्ल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इस शक्ल में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये चौक गिर रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने इस ग्राफ को क्रिएट किया है। ओके, रियल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, रियल एग्जिस्टेंस यहाँ है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो उसी तरह से जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन है मेरे द्वारा। तो फील्ड लाइंस को उस तरह से लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। ऑलराइट, तो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, एंड टर्मिनेट एट चार्जेस। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, है ना? ऐसे ही है ना? अगर आपका एक प्लस चार्ज है यहाँ पे, प्लस चार्ज Q है यहाँ पे, तो और कहीं चार्ज है या नहीं इसको कोई मतलब नहीं है, इसके एजेंडा में नहीं है कि वो दूसरे चार्ज पे मुझे फोर्स लगाना है। तो दूसरा चार्ज हो या ना हो, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा, है ना? और उसके रूल्स जो हैं वो यहाँ हैं, वो यहाँ हैं। फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एट द नेगेटिव चार्ज, इन्फिनिटी पर। हाँ हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा, इट कैन कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गो टू इन्फिनिटी, ये भी है, ठीक कह रहे हैं आप। तो ये हमारे जो हैं वो इन्फिनिटी पर ही जाते हैं, और दूसरा चार्ज भी रहेगा तो भी कुछ लाइंस तो जाएंगी दूसरे चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, बाकी इन्फिनिटी पर ही जाएंगी। और नेगेटिव चार्ज पर भी कुछ लाइन तो इससे आएंगी और कुछ लाइन इन्फिनिटी से आएंगी। फील्ड है तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि वो हर जगह स्पेस में फाइनाइट होना चाहिए? कौन सी चीज़ इन्फिनिट है स्पेस में? जैसे सर अगर पॉइंट चार्ज कोई एक चीज़, उसी की लोकेशन पे कोई एक चीज़ बताइए जो इन्फिनिट हो। मतलब वो रिलेटिव मैग्नीट्यूड जब कंपेयर करते हैं। नहीं नहीं, रिलेटिव नहीं, आप कोई एक चीज़ बताइए जो इन्फिनिट हो पूरे फिजिक्स के अंदर में। आपने कहा एक पॉइंट चार्ज है, उसी के लोकेशन पर चले जाएं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें, मैग्नीट्यूड हम बाद में आते हैं, इन्फिनिटी है कि नहीं है, डायरेक्शन बता दो पहले किधर। एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखा है
और उसी के लोकेशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका कोई एक डायरेक्शन होगा। अब चार्ज मेरा ये है, पॉइंट चार्ज है, याद रखना, बड़ा चार्ज नहीं है ये। अब यहाँ पर इसी के लोकेशन पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहा हूँ, तो उसका कोई डायरेक्शन होगा ना। विदर कौन सा है रेडियली आउटवर्ड? स्पेस में एक सीधा पॉइंट है यहाँ, और यहीं पे हम खोज रहे हैं। तो इधर वाला रेडियली आउटवर्ड है कि इधर वाला रेडियल? अगर यहाँ है तो ठीक है, यहाँ से इसको मिलाया, ये रेडियस बना रेडियली आउटवर्ड। लेकिन यहाँ नहीं होकर यहीं पर है, वो पॉइंट भी यहीं पर है, चार्ज भी यहीं पर है, तो क्या मिलाओगे और किस डायरेक्शन को बोलोगे? कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वहीं फंस गए ना, इन्फिनिटी तो बाद में लाओगे। वहीं भी फंस गए। तो जो एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसमें इन्फिनिटी आता नहीं है कहीं पर भी। ये जो एक्चुअल आप बात करोगे तो पॉइंट चार्जेस की जब बात करोगे ना आप, तो वो पॉइंट चार्ज जो है वो एक पॉइंट पर नहीं है। पॉइंट हम उसको कहते हैं जिसमें, पॉइंट किसको कहते हैं ज्योमेट्री में? नो डायमेंशंस, नो वॉल्यूम, नो, वेदों में है ना, भगवान के लिए एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं और उसके बाद कहते हैं नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन भगवान का देते हैं, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। रुको रुको, हाँ। तो उसी प्रकार से पॉइंट की परिभाषा, लंबाई नहीं 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 नहीं, चौड़ाई नहीं 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 नहीं, ऊंचाई नहीं नहीं, वॉल्यूम नहीं नहीं नहीं, सब नहीं नहीं, तो है क्या? नहीं है तो फिर बात क्यों करते हो, परिभाषा क्यों देते हो, इस्तेमाल क्यों करते हो? कुछ होना तो चाहिए, तब तो भाई पॉइंट 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 सब लोग बोलते हैं इतना। ABC एक ट्रायंगल है और ये ABC उसके शीर्ष बिंदु हैं, तो वो बिंदु बोलते ही क्यों हो अगर कुछ है ही नहीं तो? ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना वॉल्यूम है, ना कुछ है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। कुछ हो तब ना वही बोलो कि हाँ ये है। सर एक तरह का ज्योमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट। है, मैं बताता हूँ क्या है। लोकेशन है, लोकेशन है। ये इस लोकेशन पर पॉइंट है और ये इस लोकेशन पर पॉइंट है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से आप अलग कैसे करोगे? जब कुछ है ही नहीं तो अलग क्या, किसको किससे अलग करोगे? लेकिन है, लोकेशन है, x, y, z, राइट, 2, 3, 5, एक निश्चित लोकेशन है। वो जो लोकेशन है ना, निश्चित लोकेशन 2, 3, 5, वो पॉइंट है। और जैसे कि 11th बच्चे को जब चार्ज समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? अरे वो आप सोचना। पहले आप समझ लो, बच्चे को क्या समझाएंगे वो खुद से हम क्रिएट कर लेंगे। अगर हमने समझ लिया ना कोई चीज़, तो हम उसको कैसे समझाएंगे, इसकी कहानी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बनाएंगे। हम अपने ढंग से बना रहे हैं, आप अपने ढंग से बनाओगे, ये अपने ढंग। लेकिन अगर हम समझ लिए हैं तो, अब समझ नहीं लिए हैं तो फिर मुश्किल पड़ेगी कि बताओ भाई हम क्या बतावें। तो वो जो सुमिता आप हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं पॉइंट चार्ज का, जिसमें आप ज्योमेट्री वाला पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ लोकेशन है और कुछ नहीं है, लेकिन लोकेशन तो है, वो हमारे इसमें नहीं आता है। आप चार्ज कैसे लाओगे भैया बिना पार्टिकल के? लेनार्ड ने सोचा था, फिलिप लेनार्ड, जिनका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हिस्ट्री में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है, उन्होंने सोचा था कि उन्होंने बिना मैटर के इलेक्ट्रिसिटी देखी है। जब उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वो ज़माना 1902 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था, तो उनको ऐसे समझ आया वो सारा अपने एक्सपेरिमेंट्स के डेटा से कि ये जो आ रही है, जो निकल रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो एक वेव है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नहीं आई थी, याद रखना, 1905 में आइंस्टाइन लेकर आए थे और उनको स्वीकार्यता करीब और 10 साल के बाद मिली थी। और 10 साल के बाद उनको तब तक तो आइंस्टाइन को सब लोग साइड किए हुए थे, क्या फालतू बातें करते। बट लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन किया था, समझ आया था उनको कि ये जो निकल रहा है मेटल से, वो मैटर नहीं निकल रहा है,
वो वेव्स निकल रही हैं और वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो बिना मैटर के नेगेटिव चार्ज में देख रहा हूँ। ये उन्होंने अपने उसके राइट जो उन्होंने लिखा है, पेपर जो लिखा है, आर्टिकल जो लिखा है 1902 में जो पब्लिश्ड है, उसके अंदर में इस चीज़ को सामने लाए हैं कि फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग इलेक्ट्रिसिटी इन इटसेल्फ। वो मैटर के साथ में नहीं आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी अलग से आ रही है, अलग से हम देख रहे हैं उसको। लेकिन बाद में जब और प्रयोग हुए, दूसरे चीज़ें आई, तो नहीं वो मैटर से ही था, आ रहा था। तो मैटर के बिना इलेक्ट्रिसिटी लाओगे नहीं, चार्ज लाओगे नहीं, और चार्ज जहाँ लाए, मैटर जहाँ लाए, वो ज़ीरो वॉल्यूम में अटेगा नहीं, राइट? तो वैसी सिचुएशन आएगी नहीं। ओके, फाइन। तो ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके ये सब गुण धर्म कई सारे बता रहे हैं, इन सभी गुण धर्मों को मैक्स अगर हम इक्वेशंस में लिखें तो 2 इक्वेशंस में इसका काम पूरा हो जाता है। और वो क्या है इक्वेशंस हैं? वो इक्वेशंस हैं डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और रो क्या है? चार्ज डेंसिटी है। ये कहाँ पे, कहाँ पर? हाँ, जिस लोकेशन पर, जहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हो, राइट, उस पॉइंट के ऊपर क्या चार्ज डेंसिटी है, वहाँ पे एक आप वॉल्यूम बनाइए छोटा, और कितना चार्ज है देखिए, भाग लगाइए, वो जो चार्ज डेंसिटी है वो ये है। तो एक ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन एक और है, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0। ओके, और ये क्या बलाएं हैं? ये जो डाइवर्जेंस ऑफ E है, इसका मतलब है E जो है वो खुद किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का। और EX अगर देखोगे तो वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। X कंपोनेंट निकालेंगे, Y कंपोनेंट निकालेंगे और Z कंपोनेंट निकालेंगे, होगा ना? जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज लेकर हम चले, एक पॉइंट चार्ज Q लेके चले, हाँ, और इसके कारण से हमने यहाँ पर कहीं पर एक्सेस है, ये ओरिजिन ही ले लेते हैं इसको, ओरिजिन पर ये बैठा है, और एक पॉइंट है ये एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से लिखते हैं। तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आने वाला है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, और ऊपर में इधर वाला यूनिट वेक्टर लिखना है। तो उसको ये पूरा वेक्टर जो है इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो आप देखो ऐसे लिख रहे हैं हम, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, ओके, तो इसलिए ये जो बला है इसके ऊपर आप 3/2 कर दीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड है R, इसका मैग्नीट्यूड है, ये तो यही वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड है R, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो उससे आपको भाग लगाना है, तो यहाँ जो 1 पावर था उसका 1.5 पावर हो गया। अब इसमें से आप EX देखिए, व्हाट इज EX? एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट वो आ जाएगा QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं ना, EX जो है एक्स कंपोनेंट, वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, हाँ? और EY लिखोगे वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होने वाला है। EY लिखोगे तो क्या लिखोगे? EY बराबर, बोलिए, यहां बोलो Y, और यहां पे तो EY भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, EZ भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, EX भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि आप EX पकड़िए और उस फंक्शन को x में डिफरेंशिएट कर दीजिए, y और z की चिंता छोड़िए, ठीक। और उसके बाद फिर क्या करिए, आप EY को पकड़िए, EY का जो फंक्शन है उसको पकड़िए और उसको y में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और EZ पकड़िए, उसको z में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस चीज को बोला जाता है डाइवर्जेंस ऑफ E, राइट। और आप
निकाल करके देखो यहाँ एक्स वाई जेड पे इस पॉइंट चार्ज के कारण से, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, ये सब लिखा हुआ है, ई एक्स लिखा है, ई वाई लिखा है, ई जेड लिखा है, आप इसको एक्स में डिफरेंशिएट कीजिए, हाँ, इसको आप वाई में डिफरेंशिएट कीजिए, उसको आप जेड में डिफरेंशिएट कीजिए, जोड़ दीजिए और आप देखिए कि वो जोड़ करके जीरो आता है क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, चार्ज यहाँ है, यहाँ चार्ज नहीं है, जहाँ फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ का चार्ज डेंसिटी देखना है, तो ये स्पेस का, एम्प्टी स्पेस का पॉइंट है, यहाँ कोई चार्ज वार्ज है नहीं, तो जीरो है, रो जीरो है, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ई को जीरो होना चाहिए। आप ये कैलकुलेशन कर लेना, हाँ, सोने के पहले, और आप पाओगे कि वो जीरो है। ठीक है, आपको इसका पता है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर होता है, पता है ना आपको, अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक स्फीयर में बटा हुआ है तो उसके भीतर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है ना आपको? नहीं मालूम तो किताब खोल के देख लेना, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं। हाँ, उसको रो में जब आप लिखोगे तो रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, शायद, और रो जो है वो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा वाला आर, ये वाला आर, और ये जहाँ निकाल रहे हैं वो ये वाला आर है। ठीक है, तो ये है। अब आप इसको लेके शुरू हो जाइए, इसका ई एक्स ई वाई ई जेड लिखिए और फिर आप ये चीज़ निकालिए और फिर आप देखिए कितना आया, तो आप देखेंगे ये जो रो है ना, रो बाई एप्सिलॉन आएगा वहाँ से आएगा। तो ये दो चीज़ आप कर लीजिएगा तो आपको इस डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो बाई एप्सिलॉन में आस्था बढ़ जाएगी। और जब नहीं कीजिएगा, अगर ये कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, आपको खाली गणित करना है, डिफरेंशिएट करना है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n-1 का इस्तेमाल करना है और u बाई वी टाइप का है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो u बाई वी इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी, वो सब करना है। लेकिन वो कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा वो कर लीजिएगा थोड़ा सा, और आप देखिएगा कि हाँ आ रहा है भैया। नहीं चार्ज था वहाँ पे पहले वाले केस में, क्यू वाले केस में, तो आपको ज़ीरो आ रहा है, और था तो यस जितना वहाँ था उसी अनुसार रो बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ये आप कर लीजिएगा तो आपकी बिल्कुल उसके साथ में गाढ़ी दोस्ती बनेगी। इसी प्रकार से जब आपके पास ई एक्स ई वाई ई जेड है तो इसकी भी जांच कर लीजिएगा। व्हाट इज दैट कर्ल ऑफ ई? कर्ल ऑफ ई का मतलब हो गया आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई और डेल डेल जेड और ई एक्स ई वाई ई जेड। मुझे इतना करना पड़ता है, और इसको लिखिएगा, आई कैप को इधर लिखिएगा और फिर ये डेल ई जेड डेल वाई और माइनस डेल ई वाई और डेल जेड। बस, आगे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आगे का काम तो हमें पता है कि क्या करना है। हाँ, x को y से रिप्लेस करो, y को z से रिप्लेस करो और z को x से रिप्लेस कर दो। इसी में जहाँ जहाँ z आए वहाँ वहाँ x कर दो, जहाँ जहाँ y आए वहाँ वहाँ z कर दो, जहाँ जहाँ x आए वहाँ वहाँ y कर दो, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। और यही काम यहाँ करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। तो एक खाली पहला लिखने के लिए वो डिटर्मिनेंट लिखना पड़ता है मुझको। तो आपको ई एक्स ई वाई ई जेड सब पता है और आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ई जेड पकड़िए, वाई में डिफरेंशिएट कीजिए, ई वाई पकड़िए, उसको जेड में डिफरेंशिएट कीजिए, है ना जेड यहाँ पे देखो। और वो करके आप ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, ये भी जीरो आने वाला है, ये भी जीरो आने वाला है, ये भी जीरो आने वाला है। दोनों केस कर लीजिए, यूनिफॉर्म स्फीयर का भी कर लीजिए, सिंगल पॉइंट चार्ज का भी कर लीजिए, तो कर्ल ऑफ ई जीरो आने वाला है। तो चार्जेस के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी पूरी कहानी इन दो इक्वेशंस के अंदर में लिखी हुई है। इन्हीं दो इक्वेशंस का तरह तरह से आप अलग अलग गिवन सिचुएशंस में, ऐसा चार्ज है, वैसा चार्ज है, लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है, इन्हीं दो इक्वेशंस के आधार के ऊपर आप उन सारे फील्ड्स को निकाल सकते हैं। और वो जो ये वाला था इससे भी निकाल सकते हैं,
क्यू के कारण से जो इतना होता है, अलग अलग जहाँ जहाँ चार्जेस हैं उन सब से इसका इस्तेमाल कर कर के जोड़ के वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्जेस से तो प्रोड्यूस होता ही होता है, एक और प्रकार से भी प्रोड्यूस होता है। बताइए किससे? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो पहला वाला हमने बताया चार्जेस के कारण से, वो ये पन्ने हैं क्या छोटे छोटे? हाँ, वेरी गुड। वो ये है, ये इसके ऊपर चार्ज हमने इकट्ठा किया, वो चार्ज क्या कर रहा है? वो फील्ड बना रहा है ना। और अगर हमने यहाँ पर उसको ले आए हैं, हम यहाँ पर अगर उसको ले आए हैं इसके पास में, तो ये देखो चिपक गए, कूद कूद करके आ गए। इसने क्रिएट किया फील्ड, फील्ड ने फोर्स लगाया उन कागजों के ऊपर। और कागजों पर क्यों लगाया? कागज को तो रगड़ा नहीं था, उस पर तो चार्ज आया नहीं था। हाँ, इसलिए कि इसकी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। हमें दिख रहा है कि कागज पे चार्ज नहीं है, लेकिन इसको दिख रहा है कि कागज पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इक्वल मात्रा में प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स तो भारी भरकम है, उनको तो हिला नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो दुबले पतले कमज़ोर हैं, उन पर तो लगा सकते हैं। लगाएंगे तो उस पर भी, लेकिन वो तो हिलेगा नहीं, लगाने से वो तो हिलेगा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लगाएगा ज़रूर। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर जब इसने लगाना है इसको, जहाँ भी कोई चार्ज दिख जाएगा, शिकार दिख जाएगा, झपटा मारेगा ही। तो प्रोटॉन का कुछ हुआ नहीं। हमारे यहाँ गैया बैठी रहती है, कौवा आके चोंच मारता रहता है, गैया को कुछ होता ही नहीं है, बैठी रहती है आराम से, अपना पागुर करती रहती है। तो इस प्रोटॉन्स को तो कुछ हुआ नहीं, वो तो अपना आराम से बैठ के पागुर कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छोटे छोटे, वो तो कौवा ऐसे करके खा जाता है, चिड़िया खा जाती है ऐसा करके। तो ये छोटे छोटे जो हैं वो बेचारे खिसक गए, पेपर से बाहर तो नहीं निकले, लेकिन पेपर के अंदर खिसक गए। तो टॉप सरफेस पे ज़्यादा नेगेटिव हो गया, बॉटम सरफेस पे पॉजिटिव हो गया, तो नज़दीक वाला पर फोर्स अधिक, वगैरह 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 वगैरह, इसलिए ये चल करके आ गए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्जेस के कारण से, हम नहीं रगड़े होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना होता। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, पॉइंट चार्ज नहीं है, रॉड के ऊपर फैला हुआ है, कहाँ कितना है वो भी पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है डाइवर्जेंस ऑफ ई विल बी 0 एंड कर्ल ऑफ ई विल बी 0, राइट? क्योंकि जो कुछ चार्ज है यहीं पर है, यहाँ नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसका डाइवर्जेंस कर्ल दोनों 0 है। ऑलराइट, तो ये सब इसकी कहानी है। लेकिन इसके कारण, इसके अलावा एक दूसरे तरीके से भी वो बन सकता है, और वो है मैग्नेटिक। हाथ में देना मेरे को। हाँ, दूसरी कहानी ये है कि ये है मेरा मैग्नेट, इसका भी काम है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। अब ये क्यों करता है वो एक अलग स्टोरी है, इसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना यहाँ वहाँ। ओके, तो हमने रखा हुआ है, यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कुछ है, उससे कम है, यहाँ से यहाँ कम है, लेकिन जितना है उतना है। यहाँ पे जितना है अभी है उतना ही, 1 सेकंड बाद भी है, 10 सेकंड बाद भी है, 15 सेकंड बाद भी है, हम हिला नहीं रहे। लेकिन अगर हम इसको हिलाना शुरू कर दें तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके